साइना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पे है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, के बात ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज के नाम से हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दिस मच, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है ये। तो हमें अभी तक इतना ही जानते हैं, लेकिन आपने बॉडी की प्रॉपर्टी देखी होगी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस और बॉडी with the help of which it can produce or experience electric field or electric फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि क्लियर क्या बात? जैसे ये पेन है, यह स्केल है। आपने अपने स्कूल में ऐसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे कि स्केल को रगड़ते हैं हम अपने बालों से, और फिर कागज के पीसेस को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लास्टिक के स्केल को सिर से रगड़ने पर ये जो स्केल है, ये मान लिया हमारे बाल है ना, तो ये चार्ज हो जाता है। चार्ज स्केल, इस पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। और जब इस चार्ज स्केल को आप पीस ऑफ पेपर, दिस इज पीसेस ऑफ पेपर, यदि आप अट्रैक्ट करें तो इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल with the help of which it can attract or repel another body. है ना? The charge is of 2 type. 2 टाइप के चार्ज होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या बात? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम सी होती है। क्लियर है क्या बात? और डायमेंशन फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई टी। तो करंट का तो होता है A, टाइम का होता है T। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला इज AT।
ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है चार्ज के बारे में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है बात। तो ये है, तो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी आपको चार्ज की। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला 80 होगा। क्लियर है के बाद? अब मैं प्रॉपर्टी कर लेता हूं डिस्कस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सेम और लाइक चार्ज। सेम और लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, and alike charge, opposite charge attract each other, attract each other। सही है बात? जैसे कि प्लस क्यू और प्लस क्यू में क्या होगा? रिपल्शन। माइनस क्यू और माइनस क्यू में क्या होगा? रिपल्शन। सेम चार्ज है, रिपल्शन होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू में अट्रैक्शन होता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। क्लियर है क्या बात? दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। टोटल चार्ज इन द नेचर कंजर्व रहता है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, it cannot be produced or cannot be destroy, only it can transfer, it can transferred from one body to another body। इसे ना तो हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, इसे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। copy this property number, charge is quantized, charge is quantized। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। आप बता सकते हो मेरे को सोच करके कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। चार्ज इज क्वांटाइज मीन, जैसे मान लिया आपकी क्लास में बच्चों की संख्या है, या तो 10 होंगे, 11 होंगे, 20 होंगे, 45 होंगे किसी क्लास में, लेकिन 10.5, 17.5, 45.6 ऐसे बच्चे नहीं हो सकते। या तो बच्चे 10 ही होंगे या 11 ही होंगे, 10.5 बच्चे नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से जो किसी बॉडी पर चार्ज है, जैसे यहां पे प्लस 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 चार्ज है, तो इस पे चार्ज या तो E होगा या 2E होगा या 50E होगा या N ही होगा। 1.5E नहीं होने का, 50.5E नहीं होने का, ये तो सब पॉसिबल है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। चार्ज on the body will be only in the integer multiple of 10
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज, यदि इस पे चार्ज Q है तो प्लस माइनस N ही हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जैसे कि ये माइनस माइनस हो गया, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्लियर है क्या बात? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। जैसे मास इज रिलेटिविस्टिक, हाँ फुल कर दियो, है ना, फुल गर्म कर दियो। रिलेटिविस्टिक दैट इज मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। यदि ये मास है कोई पार्टिकल का m0 और ये v, ये तो रेस्ट मास है, क्या है ये? रेस्ट मास। लेकिन अगर जो ये चलने लगे v स्पीड से ऐसे, तो जो इसका रिलेटिविस्टिक मास है वो चेंज हो जाता है, m0√1 माइनस v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो मास जो है डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक। बात समझ में आ रही है? ये याद रखनी है अपने को। थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आएगी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है 12th में, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, है ना। मतलब कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर जो पेन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर जो पेन भागने लगे बहुत तेजी से तो इसका मास कम हो जाता है, ऐसा बताया था आइंस्टाइन ने। लेकिन अगर जो कोई चार्ज Q नोड है और ये रेस्ट पे है, तो जब ये भागेगा v स्पीड से, तब भी इसका चार्ज सेम ही रहेगा, बदलने का नहीं है, जैसे कि मास के केस में बदल जाता है। सही बात? अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। चार्ज क्वांटाइज होता है, इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सेम चार्ज रिपल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्या बात? तो जब हम पढ़ने वाले हैं, नोट में लिख लेना, हम पढ़ेंगे पूरी 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बात? तो इसमें हम इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट 1, आप इसे कह सकते हो, चार्ज एट रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट। फिर दूसरे वाले यूनिट में, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, किसी पॉइंट पी पे। लेकिन जब चार्ज चलता है तो वो किसी भी, यहां पर कहीं भी, वहां पर वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों। तो ये यूनिट 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
चार्ज को रेस्ट पे ही रखना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यूनिट 1 और यूनिट 2 के बाद हम जो पढ़ेंगे चार्ज क्यू तो चलेगा ही, रहेगा ही। ये वेलोसिटी, इसमें तो एक्सेलरेशन 0 होगा, इसमें हम एक्सेलरेट कर देंगे। और जब ये एक्सेलरेटेड होता है तो यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करता है। और जो एक्सेलरेटेड, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे तो हम इन दोनों चैप्टर को मिला करके एक नेक्स्ट चैप्टर बनेंगे, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होती है। और कब होगा ये? जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मिला करके बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव यही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी होती है। क्लियर है क्या बात? तो जितना भी आज की डेट में कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन कहां कहां पे होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन बता सकते हो आप? मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, जब आप अपने टीवी को रिमोट से ऑपरेट करते हो तो वो भी रिमोट कंट्रोल, मतलब ब्लूटूथ, जो भी आप यूज करते हो वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहां पे इंटरनेट आ रहा है राउटर के थ्रू, सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आता है। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास 12th में है। वैसे तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, जब आप इंजीनियरिंग में करोगे तो इस पे कई सारी बुक, बड़ी बड़ी बुक आप पढ़ोगे डेफिनेटली, चाहे कोई सी ब्रांच में हो, है ना। लेकिन बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर चार्ज को मूव करा करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और अदर चैप्टर भी पढ़ेंगे, और बाद में मिला करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जेईई मेंस में सवाल आता है। सही है भाई, एडवांस में नहीं आता। तो इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, बस ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, तो वो तो अलग बात है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर से। मैंने आपको बता दिया, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये नहीं बताया मैंने कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। यदि चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसे मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है बात? तो इसी प्रकार से हमारा सिलेबस भी डिजाइन है क्लास 12th का, कि पहले इलेक्ट्रिक पढ़ो, फिर मैग्नेटिक पढ़ो, फिर दोनों मिला करके पढ़ो। समझे? क्वेश्चन लिख लो, एक 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स fall per second on a neutral sphere. Calculate the time in which the sphere
get sphere get charged by 24 माइक्रोकूलम। दिस द क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि एक न्यूट्रल स्पेयर है और उस पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं उस पे? अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल समझते हो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस He++। तो इस पे चार्ज होता है +2e। मास इसका होता है 4mp। क्लियर है? ऐसे तो न्यूट्रल था, पहले चार्ज कितना था? 0। अब अल्फा पार्टिकल इस पे आ रहे हैं लगातार, तो इस पे चार्ज हो जाएगा, है ना? तो फाइनल चार्ज कितना हो जाना चाहिए इस पे? 24 माइक्रोकूलम। तो कितने अल्फा पार्टिकल आए? n अल्फा पार्टिकल आए। नहीं आई बात समझ में? देखो, एक अल्फा पार्टिकल आता है तो चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 2e 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज 24 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम समझते हो क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। मिली कूलम 10⁻⁻3 कूलम। नैनो कूलम 10⁻⁻9 और पीको कूलम 10⁻⁻12। फेम्टो कूलम एंड सो ऑन। क्लियर है? हो रहा था। तो माइक्रो कूलम और नैनो कूलम, कूलम तो बड़ी यूनिट है, काफी बड़ी यूनिट होती है कूलम। चार्ज एक कूलम चार्ज बहुत होता है, बहुत ज्यादा। तो चार्ज माइक्रो कूलम में या नैनो कूलम में हम जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं, मिली कूलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो टोटल चार्ज हमें लेकर के आना है 24 माइक्रो कूलम, यानी कि 24 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज हमें लेकर के आना है। तो कितने अल्फा पार्टिकल ना है? तो Q = N × E से लगा देंगे। समझ में आ रही बात? नहीं? या ऐसे देख लो, एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है इतना, सही है? तो N अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा? N × 2e। N × 2e। तो मान लिया कि लेट N अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, सही है? तो चार्ज कितना आ जाए इस पे? N × 2e। सही है बात? तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होंगे चार्ज अपॉन 2e। कितना चार्ज लाना है? 24 माइक्रोकूलम। और E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻90। क्लियर है बात? तो 12/1.6 = 10⁻13। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 12 4 चौक 16। 7.5 × 10⁻³ अल्फा पार्टिकल की आवश्यकता होगी कि इस पे चार्ज 24 माइक्रोकूलम आ जाए। अच्छा, ये बात है। ओके, मेरा सवाल बताओ। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये क्वेश्चन है। चलो, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो एक ये स्पेयर है या कुछ भी बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? अरे Q = N × E से। सही है ना? N = Q/E। चार्ज कितना है? 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है?
दिस मच। सही है। अब चार्ज माइनस में होता है तो यह माइनस में लिख देना है, क्योंकि n तो क्या है, संख्या है, तो आप इसे पॉजिटिव ऐसे करके लिख देना है ना। 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू 10⁻18 इज इक्वल टू 6.25 × 10। याद है मेरे, एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट। ठीक है, पहला ए ऑप्शन 16 कूलम, बी ऑप्शन 4 कूलम, सी ऑप्शन -19 कूलम, डी ऑप्शन। कौन सा चार्ज इसमें एग्जिस्ट करेगा ये बताना। चार्ज जो एग्जिस्ट होता है वो E हो सकता है, 2E, 3E, 4E हो सकता है। E का मतलब क्या है, 2E का मतलब क्या है, 3E का मतलब क्या है, 4E का मतलब क्या है। ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये बताओ क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, Q = Ne, 3 × 10⁻19 and 1.6 × 10⁻19, 3 अपॉन, तो क्या ये इंटीजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट दिस, चेक करके देख लो, इंटीजर आ रहा है क्या n, नहीं आने का, 2/1.6 आएगा। अरे ये तो लिखे 10⁻19 वाला है ना ये, तो या तो 1.6 हो सकता है, ये 3.2, 4.8, 6.8 हो सकता है। 2 और 3, 4, 5 तो हो ही नहीं सकता। तो दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला और ये वाला। सही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज एग्जाम्पल 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट, 1 कूलम चार्ज, बताओ। कहां पे आ रहा है फ्रैक्शन, और ये क्या रखा है, सही है ना, यस यस एग्जिस्ट। ठीक है, n = 6.25 × 10⁻18 आएगा। इसे देख के तो नहीं लगता, फिर मैं बताता हूं कि ऐसे कर लो तो आंसर आ जाएगा। सही है, तो यस एग्जिस्ट, इंटीजर है। लेकिन अब मैं दोबारा पूछता हूं आपसे, इज 1/3 कूलम चार्ज एग्जिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बट एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट। देखो एक मिनट, मैं बताता हूं ना, आपको नहीं पता,
Q अपॉन ई 1/3 अपॉन 1.6 इन 10 की पावर -90 अपॉन इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, आप कह रहे हो कि ऐसा आएगा 3 दूनी 6 और हाँ ऐसे आएगा कुछ, और फिर 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 3 3 3 3 3 3। अब ये कितनी भी जीरो लगा लो तो आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब जीरो आप लगाओगे तो ऐसे आएगा, ये ऐसे कहीं पे चल के ये आएगा, आएगा ना, ये आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब मैंने गिने तो नहीं, मैं बीच में साफ कर देता हूं, ऐसे ऐसे लिख देता हूं। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने सारे हैं, ये बहुत सारे, मैं गिनती भी नहीं आती मेरे को इतनी, समझे ना। तो ध्यान से सुनो, ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट small is valid for only small charges, स्मॉल चार्ज के लिए वैलिड है। ये 1 कूलम बड़ा चार्ज है, आपको लग रहा होगा केवल 1 कूलम, लेकिन 1 कूलम वास्तव में बहुत बड़ा चार्ज होता है, वो हमारे पास होता भी नहीं है। 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए डिवाइस भी नहीं होता, जो डिवाइस बने हैं वो माइक्रो कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए बना है। तो 1 कूलम बड़ा चार्ज होता है। बड़े चार्ज के लिए अब ये देखो, मान लिया आपके पास कोई चार्ज आ रहा है और 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, और कह रहा है 10 लाख 0.5 इलेक्ट्रॉन है। अरे 0.5 इलेक्ट्रॉन को तो हम छोड़ भी सकते हैं, जब बहुत सारे, यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है केवल, या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं एडजस्ट करेगा, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन में ये 0.4 आ रहा है तो इसे छोड़ देंगे, सही है ना। तो 1/3 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम छोटे चार्ज के लिए देखेंगे, बड़े चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देंगे, सही है। लिख लो, क्वांटाइजेशन is ignored for big charge। ओके, ये एडजस्ट करें, जैसे कि 1/4 कूलम है ना, 1/3 कूलम, 2 कूलम, 2.1 कूलम, ये कूलम में आ रहा है, ये सब एग्जिस्ट करेंगे, ऑल एग्जिस्ट, ठीक है। ये बिना क्वांटाइजेशन देके हम बोल देंगे हाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसमें ही दिक्कत है बस थोड़ी बहुत। ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। अच्छा लिखो, एग्जाम्पल लिखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 100 ग्राम of CO2। 100 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बता सकते हो आप? केमिस्ट्री का सवाल है। कार्बन, ऑक्सीजन, C612 8O16, ऐसे सोचो कैसे निकालेंगे, बताओ। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है ना, इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? 44, 12 प्लस 32 सी का और O2 का, है ना, 44। तो ये हो जाएगा 100/44,
50/22 और 25/11 ये मोल आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इज इक्वल टू Na, है ना, 25/11 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 और 8 प्लस CO2 है ना, COO 688 कितने हो गए? 8 दूनी 16 और 6 22। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 22, तो इतने मॉलिक्यूल में 6.023 इंटू 10 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 22 इंटू 25/11 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 5 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट कर लेना एक बार। ओ अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखा देता हूं आपको, जो कि मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लिखा आएगा। ये जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। जो चार्ज है, जैसे कोई एटम है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ऐसे होते हैं ना। और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और ये न्यूट्रॉन है, और इस पे -e। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, क्वार्क्स, है ना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मेड ऑफ फंडामेंटल चार्ज, क्वार्क पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स पार्टिकल्स। और क्वार्क पार्टिकल्स भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। क्लियर है क्या बात? वैसे तो क्वार्क पार्टिकल और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, वो हमें डिस्कस ही नहीं करना है। तो जो अप क्वार्क है, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डाउन क्वार्क है उसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। अप क्वार्क पे +2/3e चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क में -1/3e चार्ज होता है। क्लियर है क्या बात? तो जो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना होता है, पहले बनाता हूं प्रोटॉन पे +e चार्ज तो होता है, लेकिन ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है ना। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। नहीं आई बात समझ में? से मिलकर यूयूडी से मिलकर के बना होता है प्रोटॉन। 2/3 -1/3। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका? E। और इलेक्ट्रॉन जो मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के, इलेक्ट्रॉन ही, न्यूट्रॉन भी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यूडीडी। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं इसमें। आ रही है बात समझ में? तो न्यूट्रॉन अप क्वार्क पे
2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन ये है, ये बता दिया मैंने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो मिलकर के बने होते हैं, वैसे तो इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएशन है, वो हमारे काम का भी नहीं है, इवन ये भी हमारे काम का नहीं है। लेकिन हो क्या सकता है कि जैसे कभी पैराग्राफ आ जाए और पैराग्राफ में वो लैंग्वेज लिख के देते हैं, तो यदि हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा तो हम पैराग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं, कंप्रेंशन को मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। हम सोचते हैं कि फंडामेंटल यूनिट जो है एटम की वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन अभी की जो लेटेस्ट इन्वेंशन है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी डिफरेंट डिफरेंट 100 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी, ये तो मैंने कुछ ही बताए हैं, और भी पार्टिकल्स हैं, उसे हमें लेना देना नहीं है कुछ ज्यादा। क्लियर है क्या बात? तो मैंने आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, चार्ज के टाइप बताए, ये बताया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन में भी छोटे चार्ज के लिए तो वैलिड है और बड़े चार्ज के लिए वो वैलिड नहीं है। सही है बात? ऐसे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। यह हमारा सीबीएसई बोर्ड का अच्छा टॉपिक है। अब तो हमें बोर्ड की तैयारी भी करनी है साथ साथ में, भाई बोर्ड की प्रिपरेशन भी हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो बोर्ड में भी ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट तो कम पूछते हैं, लेकिन ये पूछते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं, है ना, बाय फ्रिक्शन ऐसे बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और बाय फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप बता सकते हो मेरे को एग्जांपल देकर के इसका? हाँ, वही एग्जांपल जो आप बचपन से करते आए हो क्लास में। स्केल को बालों पे रगड़ेंगे और पेजेस को हम अटैक कर लेंगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और यहां पे मान लिया हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, प्रत्येक मटेरियल एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे एटम होंगे इसमें, बात समझ में आ रही है? नहीं, बहुत सारे एटम होंगे। ऐसे सिल्क क्लॉथ में भी एटम होंगे, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट केस में ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक है। तो जब हम एक ग्लास रोड लेंगे और एक सिल्क का कपड़ा लेंगे, सिल्क के कपड़े से ग्लास रोड को रगड़ते हैं तो क्या होता है? हम इसको एनर्जी देंगे फ्रिक्शन से। जैसे आप ऐसे भी देखोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, एनर्जी मिलेगी बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसे, और ये हो जाएगा यहां, ये इससे जाकर के चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा। बात समझ में आई? तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, है ना, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth, okay,
by frictional force, energy is transferred, energy is given to the electrons of atoms of glass rod. They detached from glass rod and attracted by silk cloth. Attracted by silk cloth. क्लियर है क्या बात? तो जब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन यहां टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही डिटैच हो सकता है, एटम डिटैच नहीं हो सकता। एटम का जो न्यूक्लियस है वो तो फिक्स होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर भ्रमण करता रहता है, इसे एनर्जी मिलती है और ये ही घूम सकता है। तो इस पे ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नहीं आई बात समझ में? मूवमेंट किसका होता है? मूवमेंट होता है केवल इलेक्ट्रॉन का। अब ये तो पहले से न्यूट्रल था एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे आ गया, समझना? तो ये क्या हो जाती है? पॉजिटिव ग्लास रॉड, नेगेटिव सिल्क क्लॉथ। तो ये पॉजिटिव ग्लास रॉड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ना? ऐसे बना के लिख देता हूं, ऑन ग्लास रॉड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, lack of electrons, okay, lack of electrons becomes negatively charged, सही है? और on silk cloth excess of electron, इसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, becomes negative charge, becomes negative charge। ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो कैसे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। ये एग्जांपल आपको पढ़ना है बोर्ड के लिए, और बहुत अच्छे से तो आपकी किताब में लिखा होगा इसकी लैंग्वेज, वो आप पढ़ लेना। साथ में मैं भी आपको बोर्ड के नोट्स दे दूंगा, जो बोर्ड के नोट्स मतलब इंग्लिश में और सुंदर सुंदर करके लिखते हैं, है ना? तो वो भी बहुत जरूरी है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। दूसरे एग्जांपल में, है ना, एग्जांपल नंबर 2 लिख लेना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। इबोनाइट की रॉड लेते हैं। किसकी? इबोनाइट की रॉड। और वूलन क्लॉथ लेते हैं, वूलन क्लॉथ। बात समझ में आई? इबोनाइट क्या होता है? इबोनाइट एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, आप इंटरनेट पे उसे सर्च करके देख सकते हो, जिससे लेडीज के कंगन बनाए जाते हैं, वो इबोनाइट मटेरियल होता है। और वूलन कपड़ा तो आप जानते हो। और इसकी जगह आप फर यानी बिल्ली की खाल भी ले सकते हो, और फर भी ले सकते हो। तो जब इबोनाइट की रोड इनिशियली तो न्यूट्रल ही होगी, न्यूट्रल, और ये भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ऐसे ऐसे ये भी न्यूट्रल होगा। तो व्हेन बोथ आर रब्ड, electrons detached from woolen cloth and reaches to ebonite rod, उससे
ebonite rod becomes negatively charged and woolen cloth becomes positively charged. ये है। तो जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसमें एनर्जी मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आफ्टर रबिंग कैसा चित्र बनेगा? आफ्टर रबिंग ING, ये इबोनाइट रोड तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव सही है। और ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह डिफिशियंसी हो जाएगी। ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। सही है क्या बात? ऐसे है। अब आपको इसे देख करके कुछ समझ में आ रही है बात? अच्छा, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर इवोनाइट की रोड में तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं और ग्लास की रोड में इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, एक तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं और इसका रीजन मैं बता रहा हूं। भाई जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन इससे अटैच है, इलेक्ट्रॉन इससे अटैच है, जब हम दोनों को रब करते हैं तो एनर्जी दोनों मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच्ड होता है वो ही ब्रेक होकर के दूसरे में चला जाता है। तो इस एग्जाम्पल में वूलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रोड के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वीकली अटैच्ड है, तो इस वजह से इधर चले जाएंगे। जबकि ग्लास वाले रोड में ग्लास के इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच्ड होते हैं और वो इधर चले जाते हैं। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच्ड है? तो इसका आंसर ये है कि ये तो नेचुरल है, वो हमें याद रखना पड़ेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये तो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो उसकी एक लिस्ट है कि किसके इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच्ड हैं और किसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। तो उसकी एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट आपको इंटरनेट पे खुद सर्च करनी है ना? एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे पास अभी नहीं है, मेरे को नेट पे देखनी पड़ेगी, तो आप ही देख करके लिख लेना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे मिल जाएगी आपको यूं करके। बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन आप लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहां पे, है ना? तो ये टाइप करना तो आ जाएगा, तो उसे लिख लेना। तो ग्लास रोड ऊपर होगी, वूलन क्लॉथ नीचे होगा, तो उसे आपको याद रखना, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे लिख लेना। तो इट वॉज द फर्स्ट मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ द मटेरियल। सेकेंड मेथड है बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करेंगे हम? इन कंडक्शन
कंडक्शन में ये स्पेयर होगा, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, सही है बात, और ये मेटल स्पेयर है। तो कंडक्शन न्यूट्रल, सही है। जैसे ये ग्लास रोड थी, पॉजिटिव ग्लास रॉड, ठीक है बात। हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को लाएंगे और न्यूट्रल मेटल स्फीयर पे टच कराएंगे ऐसे करके। तो जब आप इसे टच कराओगे, ये रहा, तो जब आप इसे टच कराओगे तो क्या होगा, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज तो इस पे रह जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? डायरेक्टली कांटेक्ट करा देंगे हम एक बॉडी का दूसरी बॉडी से, क्लियर है? तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब क्या करेंगे, इस बॉडी को वापस ले जाएंगे टच करा के, ये रहा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये फिर से यहां पे आ जाएगा। समझ में आई बात? ये रहा। तो पहले क्या था, ये न्यूट्रल, अब हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज द मेथड, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द मटेरियल the charge is transferred from one body to another body and it become positively charged. In the same way, you can perform an experiment. This is neutral sphere and this is negative ebonite rod. Negative ebonite rod. बोलो, when it come to this, the sphere become negatively charged and some charge is transferred from this to this, okay, and then we will remove this glass, remove this ebonite rod and it become negative charge, okay, negatively charged sphere. So this is the second method to charge a body.